गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सभी बच्चे बेटा जल्दी से जुड़ जाएंगे, और जैसा कि बच्चों ने बोला भी था, जैसा कि सभी बच्चों ने बोला भी था मंडे के लिए कि सर सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक को स्टार्ट करा देना। नरेंद्र मोदी? किस सर की बात कर रहे हो भाई? तो बच्चों ने जैसा बोला था कि मंडे से सिटिंग अरेंजमेंट शुरू करना, तो आज ऑन डिमांड बच्चों की सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और अच्छा टॉपिक है, लॉजिकल टॉपिक है। थोड़ा सा चीज़ों को समझेंगे एक साथ, और थोड़ा सा माइंड से क्वेश्चन करना पड़ता है। और ये नहीं कि लाइटली क्वेश्चन ले लिया तो सॉल्व हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। कमेंट दिखाना एक बार। उससे पहले कौन पढ़ाता है भाई? अल्फाबेट सीरीज, नंबर सीरीज की बेटा सारे टॉपिक करा दिए जाएंगे, ठीक है? एक एक करके सारे टॉपिक लेंगे हम। और लेटेस्ट सीरीज को उसके बाद, कुछ बच्चों ने ये बोला था सर नंबर सीरीज पहले करा देना, इसलिए मैंने नंबर सीरीज उठा लिया, ठीक है? नंबर सीरीज के बाद लेटेस्ट सीरीज को और ले लेंगे, थोड़ा सा उसमें गैप भी हो जाएगा। अभी हमने प्रेजेंट में नंबर सीरीज पढ़ी है, फिर उसके बाद सिटिंग ले लेंगे, उसके बाद फिर हम दोबारा से लेटेस्ट सीरीज को ले लेंगे, और ये हमारे तीनों टॉपिक आसानी से कवर हो जाएंगे। रैंकिंग हम पहले से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये टॉपिक एक एक करके सारे कंप्लीट कराते चले जाएंगे, ठीक है? और आपके एग्जाम से पहले प्रॉपर तरीके से आपका प्रॉपर कंप्लीट सिलेबस करा दिया जाएगा, जिससे आप जब एग्जाम में जाएंगे तो वहां पर जो आपके 25 क्वेश्चन बनेंगे सीजीएल में, तो एक भी क्वेश्चन आपको ये महसूस नहीं होगा कि आपने ये क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन हमने क्लास में नहीं पढ़ा हो, ठीक है? आप सारे के सारे क्वेश्चन आप क्लास से ही निकाल के लेके जाएंगे, और आप हर क्वेश्चन में यही बोलोगे कि ये वाला क्वेश्चन हमने उस क्लास में पढ़ा था और ये वाला क्वेश्चन हमने उस क्लास में पढ़ा था, ठीक है? सारे क्वेश्चन में प्रॉपर तरीके से, इसलिए एक एक करके सारे केस को कराते हुए आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है? डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते, नॉर्मल है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं कि परेशान करने लगती हैं। डिफिकल्ट जब नहीं आता तो डिफिकल्ट हो जाता है, जब चीजें आने लगती हैं तो बच्चे वही आसान हो जाती है, ठीक है? तो डिपेंड करता है कि आप उसे कितनी अच्छी तरीके से जानते हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट कर ले, सीटिंग अरेंजमेंट को। तो सारे बच्चे, मैंने आपको सीट दे दी थी, सभी बच्चों के पास सीट भी पहुंच गई होगी, और क्लास के नोट्स तो आपको डेली मिल ही जाते हैं, जो डेली क्लास में होते हैं वो। उसके बाद टॉपिक की सीट भी आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाती है, ठीक है? तो आप प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करते रहेंगे, और मैंने आपको HW भी दिया था कि आप सारे सवाल, कम से कम 100 सवाल हर टॉपिक के लगाएंगे, जिससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, ठीक है बच्चा? तो बात करते हैं आज सिटिंग अरेंजमेंट की, सिटिंग टॉपिक की। सिटिंग का मतलब होता है बेटा, हिंदी में इसको हम बोलते हैं बैठने की व्यवस्था, ठीक है? इसको हम बोलते हैं हिंदी में बैठने की व्यवस्था। तो जो सिटिंग टॉपिक है, इस टॉपिक को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा टॉपिक है, थोड़ा सा लॉजिकल होगा। सारे बच्चे अब टॉपिक पर फोकस करेंगे। बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारा हमने बातें कर ली, तो अब कोई भी बच्चा आउट ऑफ टॉपिक बात नहीं करेगा। टू द पॉइंट टॉपिक पे बात करेंगे। अब जो भी बातें होंगी अब लास्ट में करेंगे, ठीक है बच्चों? बेटा जीतू बेटा, लेटेस्ट सीरीज को हम थोड़ा सा इस टॉपिक के बाद पढ़ेंगे, है ना? लेटेस्ट सीरीज को इसके बाद पढ़ लेंगे। नंबर सीरीज के बाद लेटेस्ट सीरीज ही आनी चाहिए थी, लेकिन लेटेस्ट सीरीज को हम थोड़ा सा बाद में पढ़ लेंगे। उससे पहले हम सिटिंग अरेंजमेंट को स्टार्ट कर लेते हैं ना। क्या हो गया भाई अरुण सर के साथ? अरुण सर को बहुत हर्ट किया। ये बच्चे हैं, शोर मचाते रहते हैं, क्या किया जाए? मानते हैं नहीं किसी की। हाँ, कोई बात नहीं। अब इस मैच में भी देखो कितना, 11:14 हो गई, लेकिन टू द पॉइंट बच्चे बात नहीं करते हैं। पॉइंट से एक्स्ट्रा बातें करवा लो। अगर 1 घंटे ये बोल दिया जाए कि आज सिर्फ बातें बातें करनी है, तो बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे, आराम से बातें कर सकते हैं। इस टाइप के बच्चे हैं कुछ, है ना? तो ये सब चीजें बंद करो।
प्रॉपर तरीके से पढ़ने पे फोकस किया करो। टीचर आपको पढ़ाने के लिए आते हैं, जो उद्देश्य होता है टीचर का, जो 1 घंटे का, वो पूरा कर लिया करो पहले। उसके बाद जो समय बचता है उसमें आप बातें कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहले हम सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ने आए हैं, तो पहले हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, है ना। तो जो मेन काम है पहले उसे कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फालतू बातें बाद में भी होती रहती हैं। ओके बेटा, स्टार्ट कर लेते हैं टॉपिक को। तो कहानी सिटिंग अरेंजमेंट से समझ लेते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट की कहानी किस तरीके से चलती है तो समझते हैं बेटा। 2 टाइप की सिटिंग होती है आपकी, और आपको ये दोनों टाइप की सिटिंग एक साथ समझनी है। पहली बेटा पंक्ति वाले सवाल आते हैं, समझ लेना बेटा सारे बच्चे। और दूसरे होते हैं बेटा गोल मेज के, गोल मेज के क्वेश्चन बनेंगे। 2 टाइप के बेटा पंक्ति बनेगी, सिटिंग बनेगी। पंक्ति वाले क्वेश्चन का मतलब होता है बेटा, एक लाइन होगी, इस लाइन में कुछ लोग बैठे होंगे, सारे बच्चे, कोई कमेंट नहीं करेगा आप, और प्रॉपर तरीके से मैं जितना बोलूंगा उतना सुनेंगे, ठीक है। क्योंकि आज की क्लास में सिर्फ मैं बोलता चला जाऊंगा, जो पॉइंट की काम, जो पॉइंट का जो कोई भी पॉइंट आपके काम का होगा आप उसे साथ के साथ नोट करते चले जाएंगे और मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाएंगे। क्योंकि आज की ही क्लास लगभग ये मान के चलो पूरे सिटिंग टॉपिक को कंप्लीट करेगी, ठीक है। तो जो मैं आज समझाऊंगा आपको, वो सारी लाइनें आपके प्रॉपर सिटिंग टॉपिक को कंप्लीट करेंगी। इसलिए सभी बच्चों से मैं कहूंगा कि केयरफुली, शांति से बैठकर, विदाउट कमेंट किए हुए, कोई भी कमेंट नहीं करेगा, क्योंकि आज मैं कोई आपसे क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं जो आपको कमेंट करने की कोई जरूरत है, ठीक है। तो कमेंट करने का मतलब होता है कि आपको जब क्वेश्चन कराया जाए तो उनका आंसर देने के लिए कमेंट का यूज कर सकते हो, या कुछ समझ में नहीं आए उसके लिए यूज कर सकते हो, ठीक। तो आज सारे बच्चे सिर्फ मेरी बातों को सुनेंगे कि मैं क्या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आज जितने भी पॉइंट समझाऊंगा, अगर आपने सारे पॉइंट सही से समझ लिए तो हमने ये क्लास प्रॉपर तरीके से बेटा जानी होगी कि पंक्ति में जब भी सवाल बनेगा पंक्ति का, तो हमेशा क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा। या तो बच्चा नॉर्थ की तरफ देखेगा, या बच्चा साउथ की तरफ देखेगा, या ईस्ट की तरफ, या वेस्ट की तरफ। कोई से भी डायरेक्शन आ जाए, हम हर डायरेक्शन को आसानी से समझेंगे बेटा, ठीक है। वीडियो में देख, क्या मेरी वॉइस एंड वीडियो क्लियर आ रही है बच्चों? एक बार जल्दी से बता देंगे सारे बच्चे, सभी बच्चे एक बार जल्दी से बता दें, क्या वीडियो में कोई दिक्कत है, क्लास में कोई दिक्कत आ रही है? वॉइस एंड वीडियो क्लियर है? यस, अब आ रही है, ठीक। थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो जाता होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रुक रहा था, कोई दिक्कत नहीं, अब प्रॉपर क्लियर होगी, अब प्रॉपर क्लियर होगी। देखो सारे बच्चे, है ना, सारे बच्चे प्रॉपर तरीके से देखेंगे, अब प्रॉपर तरीके से क्लियर होगी, है ना। बिल्कुल डन। तो स्टार्ट कर लेते हैं, चीजें समझ लेते हैं कहां तक हमारी चीजें पहुंच चुकी थी। तो मैंने आपको समझाया कि सवाल चाहे कैसा भी बन जाए, पंक्ति का सवाल बनेगा तो कोई सी भी डायरेक्शन में देखने वाला क्वेश्चन आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया का हर सवाल आसान करने के लिए हम आए, तो आसानी से आसान करेंगे। दूसरा सवाल, कोई भी गोलमेज का सवाल बने। अब गोलमेज में भी 2 टाइप के सवाल बनते हैं, एक सेंटर की तरफ देखने वाले, दूसरा सेंटर से बाहर की तरफ देखने वाले, है ना। तो सवाल कोई सा भी बने, एक एक करके हम सारे केस को जानेंगे। तो आज की क्लास में ये टाइप नंबर 1 होगा बच्चा, ये टाइप नंबर 1 होगा, और ये टाइप नंबर बच्चा 2 होगा। तो हम एक एक करके सारे केसों को समझेंगे, एक साथ नहीं समझते, ये बात सभी बच्चे जानते हैं। एक एक करके सारी बातें मैं आपको क्लियर कराते हुए चलूंगा, ठीक है। सारे बच्चे सामने फोकस करेंगे, पानी की तरह क्लियर हो जाएगा। जब टॉपिक खत्म होने की कगार पर होगा, उस टाइम पर आप सिटिंग का हर सवाल करने के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है। और आपको कुछ इस तरीके से सवाल कराए जाएंगे कि आप कोई सा भी सवाल होगा प्रॉपर तरीके से रेडी रहोगे, और आप हमेशा उन सवालों को करने की स्थिति में रहोगे, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले पंक्ति वाले सवालों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारी क्लास में जो चलेगा वो टाइप नंबर 1 चलेगा, कि जब भी आपके सामने किसी भी पंक्ति का क्वेश्चन आएगा तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, कौन कौन सी बातें हमें पता होनी चाहिए, कौन कौन सी बातों को हमें ज्ञान होना चाहिए, जिससे हम क्वेश्चनों को आसानी से समझ पाए, ठीक है बच्चों। तो पहले टाइप आज शुरू करते हैं, टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1, सबसे पहले हम जानते हैं कि पंक्ति होती क्या है, ठीक है। डायरेक्शन ऑर्डर सभी बच्चों को पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी दिशाओं का भी पूछेगा इसमें, कि एक पंक्ति में 6 लोग खड़े थे या बैठे थे, उन सबका चेहरा
पूरब की ओर था या उन सब का चेहरा नॉर्थ की तरफ था या साउथ की तरफ था, कोई सी भी डायरेक्शन वो बोल सकता है। तो किसी भी डायरेक्शन को अगर बोलेगा तो वहां दिक्कत नहीं हो। ऊपर होता है बेटा नॉर्थ, ये होता है ईस्ट, ये होता है साउथ और ये होता है वेस्ट। पर इसका भी एक मैं बहुत शॉर्ट कॉन्सेप्ट बता दूंगा आपको, जिससे डायरेक्शन कभी भी आ जाएंगी तो डायरेक्शन हमारे क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं डाल सकती है ना। तो अगर सिटिंग में कभी डायरेक्शन का यूज करेगा भी तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात को मैं बहुत आसानी से आपको समझा दूंगा। ठीक है बेटा। आकाश कुमार कहते हैं सर मेरी 18 एज में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। हाँ इतनी जल्दी? तो क्या मैं सीजीएल का एग्जाम दे सकता हूँ? सीजीएल का एग्जाम दे सकता हूँ 18 की एज में? बेटा सारी पोस्टें 18 से नहीं होती हैं, उसमें कुछ पोस्ट होंगी जो 18 की एज से स्टार्ट हो जाती है ना। तो जो पोस्ट 18 से स्टार्ट हो रही होंगी आप उनमें अप्लाई कर सकते हो। कुछ पोस्ट ऐसी होती है जहां 21 एज मांगते हैं, किसी में 20 एज मांगते हैं, वो आप चेक कर लेना किस किस में कौन कौन सी एज मांग रहे हैं। अलग अलग तरीके कई डिपार्टमेंट होते हैं, हर डिपार्टमेंट में अलग अलग एज क्राइटेरिया होता है। तो जिसमें आपकी 18 से एज मांग रहे होंगे उस डिपार्टमेंट पे आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है बच्चे। तो एक बार उसमें पूरी सीरीज में देख लेना, कुछ पोस्ट 18 वाली होती है, कुछ 20 वाली भी होंगी, कुछ 21 वाली भी होंगी। लगभग यही 3 सबसे ज्यादा देखने को मिलती हैं। ठीक है बच्चों, तो समझ लेते हैं आगे। तो सबसे पहले पंक्ति के बारे में बेसिक जानकारी समझाता हूं। पहले पंक्ति के बारे में बेसिक जानकारी समझते हैं, उसके बाद बेटा 21 होना चाहिए धर्मेंद्र यादव। इनकम टैक्स के लिए ये जो बी ग्रेड की जॉब होती है इन सब के लिए बेटा बी और सी ग्रेड के लिए लगभग 21 के अराउंड ही सारी एज होनी चाहिए। एक बार कैलेंडर में चेक कर लेंगे कि लगभग कितनी एज सब पोस्टों के लिए मांग रहा है। कई पोस्ट होती है, बहुत सारी, सबके लिए अलग अलग एज होती है, तो आप एक बार चेक कर लेंगे उसमें, है ना। आकाश बेटा पढ़ने पर फोकस करो, आधार कार्ड को बाद में सही करेंगे अब। ठीक है, तो समझ लो पंक्ति की बात जब भी करेंगे हम तो पंक्ति में सवाल कैसे कैसे बनेंगे। मैंने आपको रैंकिंग में भी ये पंक्ति पढ़ाई होगी, आप सब बच्चों ने रैंकिंग प्रॉपर तरीके से पढ़ी होगी और रैंकिंग में भी आप पंक्ति को पढ़कर आए और इसलिए सिटिंग आपके लिए थोड़ा सा और आसान बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो पंक्ति की बात करता हूं। किसी भी पंक्ति में जब भी कोई बच्चा बैठा होता है, किसी भी पंक्ति में जब भी कोई बच्चा बैठा होता है उसका फेस उत्तर की ओर, उत्तर ऊपर होता है नॉर्थ। कोई भी बच्चा बैठा है, मान लो यहां पर एक व्यक्ति बैठा है ए, एक ये व्यक्ति बैठा है बेटा ए, इसका फेस नॉर्थ की तरफ है। तो जब भी मैं कभी भी इसके लेफ्ट राइट की बात करूंगा तो हमेशा बच्चों याद रखो हर बच्चे का पंक्ति में बैठने वाले हर बच्चे का लेफ्ट राइट वही होते हैं जो अपने होते हैं, है ना। तो ये हमारा राइट हैंड होगा, ये हमारा लेफ्ट हैंड होगा, ये हमारा लेफ्ट हैंड होगा। राइट को बोलते हैं बच्चा दाया और लेफ्ट को बोलते हैं बच्चा बाया। लेफ्ट को बोलते हैं बच्चा बाया। ये दो बातें याद रखो, इन्हीं की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है बेटा। सबके लिए अलग अलग होती है, किसी दिन वीडियो बना के प्रॉपर तरीके से सबकी एज बता दी जाएगी। ठीक है, ठीक है बच्चों। सरोज बेटा 18 सभी पोस्टों के लिए नहीं होती, कुछ पोस्टों के लिए इसमें 21 भी होती है, कुछ के लिए 20 भी होती है। तो बी ग्रेड की जो जॉब जितनी भी होती है उन सब में लगभग 21 मांगेगा। ठीक है, आप एक बार दोबारा से चेक करेंगे उसमें एज क्राइटेरिया में जाके तो आपको सारी दिख जाएंगी उसमें ना। हर पोस्ट की, सभी पोस्टों की समान नहीं होती। ये नहीं कह सकते कि केवल 18 साल से ही सारे भर सकते हैं, ये नहीं कर सकते आप। ठीक है, हाँ बेटा स्वीकेंस से सेट की जाती हैं, सारी पोस्टें स्वीकेंस से सेट की जाती हैं। आपने जब फॉर्म फिल किया होगा तो आपने की होंगी, है ना। उसमें जो सारी जितनी भी पोस्ट होती हैं वो सीक्वेंस से सेट की जाती है कि पहले हमें किसको प्रायोरिटी देनी है, सेकंड पे किसको देनी है, थर्ड पे किसको देनी है। बेटा बहुत जल्दी आपके लिए एक इवेंट ऐसा बना देंगे जिसमें आपको टोटल किस पोस्ट के लिए कितनी एज चाहिए और क्या क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट चाहिए, सब कुछ एक ऐसा इवेंट आपके लिए यूट्यूब पर जल्दी से दे देंगे जिसमें आपको पूरी डिटेल दे दी जाएगी कि सीजीएल में किस किस पोस्ट के लिए कितनी कितनी एज होनी चाहिए और क्या क्या होना चाहिए। हर पोस्ट के बारे में भी आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, टेंशन मत लो, बहुत जल्दी एक इवेंट इस तरीके से आ जाएगा जिसमें हर पोस्ट के बारे में प्रॉपर जानकारी दी जाएगी आपको। अभी क्लास में अगर हम इस तरीके से लगातार डिस्कशन डेली करते रहेंगे तो टाइम बच्चे लगातार निकलता चला जाता है। ठीक है, इसलिए
एक अलग से क्लास बना दी जाएगी जिसमें प्रॉपर तरीके से सब कुछ सेट होगा कि इस पोस्ट के लिए ये वाली एज होनी चाहिए और लगभग इतनी मेरिट होनी चाहिए, इतने नंबर होने चाहिए, सब कुछ आपको एक अलग अलग इवेंट में दिखा दिया जाएगा, ठीक है, और बता दिया जाएगा। समझ लो इसको। अब सारे बच्चे टॉपिक पर आ जाओ, क्योंकि टॉपिक से हटकर बहुत ज्यादा बातें और बहुत टाइम तक बातें होना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल बेटा, टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बातें लगातार इसी तरीके से चलती रहती हैं। तो चीजें समझ लेते हैं। तो हमने यहां पर यह समझा कि एक पंक्ति में जब भी हम कभी लेफ्ट राइट की बात करेंगे तो सिटिंग अरेंजमेंट में बच्चों हमेशा याद रखना, कभी भी कुछ भी लेफ्ट राइट नहीं होते। हमेशा एक पॉइंट याद रखो, जो हमारे लेफ्ट राइट होते हैं, थोड़ा मराठी बोले बेटा, मराठी तो मुझे खुद नहीं आती तो जो लेफ्ट राइट हमारे होते हैं वही उस क्वेश्चन में जो व्यक्ति होगा उसके होंगे। तो सिटिंग अरेंजमेंट में सिंपल सा पॉइंट याद रखो, सिटिंग अरेंजमेंट में कोई भी लेफ्ट राइट नहीं होता, जो अपने होते हैं वही इनके होते हैं। सिंपल सी बात। अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरा राइट इधर है, तो इसमें सबके राइट इधर होंगे, ए बी सी डी ई, कितने भी लोग हों कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका राइट इधर होगा और सबका लेफ्ट इधर होगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि डायरेक्ट बात याद रखेंगे सभी बच्चे कि एक पंक्ति में बैठने वाले हर बच्चे का लेफ्ट हैंड और हर बच्चे का राइट हैंड वही होता है जो अपने होते हैं। अलग से कोई बात याद करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पॉइंट अलग से लिख लेते हैं। आपने किताबों में लिखा हुआ देखा होगा कि राइट का मतलब दाया, लेफ्ट का मतलब बाया, तो इस तरीके से तीर तीर बना के समझा देते हैं। बेटा कुछ मत समझो, कुछ भी पॉइंट नहीं होता, दाया बाया कुछ भी नहीं होता। और सबसे ज्यादा कंफ्यूज यही करते हैं कि सर राइट लेफ्ट किधर होते हैं, दाया बाया किधर होते हैं, और पूरे टॉपिक में ये दाया बाया की कहानी चलती है। ठीक है बच्चे, तो कभी भी राइट लेफ्ट की बात करें तो कोई राइट लेफ्ट नहीं होता, जो अपने होंगे वही इनके होंगे, बात खत्म। आप जब भी बैठे होंगे, मान लो आपका एग्जाम हॉल ऐसे बना हुआ है, आप ऐसे बैठे हो, तो बेटा जब भी सामने पंक्ति बनाओगे राइट इधर लेफ्ट इधर। मान लो आपका रूम ऐसे बना हुआ है, एग्जाम हॉल में जब जाओगे तब तो सामने पंक्ति बनाओगे राइट इधर लेफ्ट इधर। मान लो आपका रूम अगर ऐसे बना हुआ है तो सामने पंक्ति बनाना राइट इधर लेफ्ट इधर, सीधी सी बात। तो जो अपने राइट लेफ्ट होते हैं वही राइट लेफ्ट हमेशा सामने वाले बच्चे के होते हैं, और सवाल उसी के हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं। जो हमारे लेफ्ट, हमारा जिधर लेफ्ट है उधर ही क्वेश्चन में जितने लोग होंगे सबका लेफ्ट उधर ही होगा, हमारा जिधर राइट है उधर ही उन क्वेश्चन में जितने व्यक्ति यूज करेगा उन सबका उधर ही राइट हो जाता है। ठीक है, प्लस दो किनारे होते हैं पंक्ति में, सभी को पता होना चाहिए। एक हमारा ये वाला किनारा बनता है, एक पंक्ति में ये वाला किनारा बनता है। जैसे मान लो ये हमारे पास पंक्ति है, इस पंक्ति में दो किनारे होंगे, एक ये वाला एक ये वाला। एक को बोलते हैं हम लेफ्ट साइड, एक को बोलते हैं हम राइट साइड। तो जिधर मेरा राइट होता है उसको बेटा मैं हमेशा नाम दूंगा सर राइट साइड है, ये सर राइट साइड है। और जिधर मेरा लेफ्ट होता है सर बच्चे उसका नाम दे देता हूं सर ये लेफ्ट साइड है, सर ये लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड को बच्चे हिंदी में बोलते हैं बायां छोर, बायां छोर। और राइट साइड को बोलते हैं हम दायां छोर। ये दो किनारे होते हैं। ये पंक्ति में और रैंकिंग में आपने पढ़े होंगे अच्छी तरीके से। इतनी ये बेसिक नॉलेज है, ये बेसिक नॉलेज हर बच्चे को प्रॉपर तरीके से पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो ये प्रॉपर नॉलेज हर बच्चे को पता होनी चाहिए कि किसी भी एक पंक्ति में राइट साइड किधर होती है, लेफ्ट साइड किधर होती है। वीडियो ऑडियो मैच नहीं कर रहा है बेटा, एक बार रिफ्रेश कर लो, दोबारा से स्टार्ट कर लेना, क्योंकि आपके यहां से थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो जाता है, तो वहां पर इस तरीके से बेटा हो जाता है ना। तो एक बार आप, जिन बच्चों का मैच नहीं कर रहा है वो दोबारा रिफ्रेश करके या दोबारा से स्टार्ट कर लेंगे तो मैच कर जाएगा, है ना। तो आप समझेंगे, ये लेफ्ट साइड होती है, ये हमेशा राइट साइड होती है। तो राइट साइड हमेशा जिधर मेरा राइट हैंड होगा वो राइट साइड हो जाएगी, जिधर मेरा लेफ्ट होगा लेफ्ट साइड हो जाएगी। अब सबसे मेन और सबसे आसान बात जो आपको सबसे ज्यादा बेटा परेशान करेगी, बेटा जिनके में प्रॉब्लम हो रही है वो सारे बच्चे क्लास को दोबारा से स्टार्ट कर लो रिफ्रेश करने के बाद में, है ना। क्योंकि हो सकता है नेटवर्क इशू रहा होगा, इस वजह से थोड़ा सा अप डाउन आगे पीछे हो जाता है। तो जिन बच्चों के साथ अगर ऐसी कोई दिक्कत दिख रही है वो सारे बच्चे दोबारा से क्लास को स्टार्ट कर लेंगे, सभी बच्चे, है ना। ओके बेटा।
दोनों क्लियर है बेटा, ठीक है। जिन बच्चों के साथ दिक्कत होगी वो चेक कर लेंगे, है ना। आगे बढ़ जाते हैं। तो ये बात यहां तक क्लियर होगी। उसके बाद कभी कभी सवाल में एक बात बोलता है जिसका विशेष ध्यान रखेंगे सारे बच्चे। ये बात बहुत मेन है, जैसे समझने वाली बात है। सवाल में बोले कि एक पंक्ति में 4 लोग या 5 लोग या 6 लोग उत्तर की ओर चेहरा करके बैठे, नॉर्थ। या सवाल में कभी भी बोले कि एक पंक्ति में 4 लोग या 5 लोग या 6 लोग पूरब की तरफ चेहरा करके बैठे, ईस्ट की तरफ। यह सवाल में बोले कि एक पंक्ति में 4 लोग या 3 लोग या 5 लोग साउथ की तरफ चेहरा करके बैठे, यह सवाल ऐसा बोले। या एक पंक्ति में 4 या 5 जो भी लोग होंगे वो वेस्ट की तरफ चेहरा करके बैठे, सवाल ये बोले। तो ऐसा कभी भी सवाल बोले, चारों बातें एक बार में समझ लेना बेटा। ये कोई नहीं बताता होगा, ना आपने किताबों में कभी पढ़ी हुई देखी होगी। सिंपल सी बात समझ लो, चाहे बोले नॉर्थ, चाहे बोले ईस्ट, चाहे बोले साउथ, चाहे बोले वेस्ट, किधर भी बेटा देख रहा हो, क्योंकि सभी जानते हैं बेटा नॉर्थ ऊपर होता है, ईस्ट नीचे होता, साइड से होता है, साउथ वेस्ट ईस्ट 4 दिशाएं होती हैं। तो किसी भी सवाल में अगर ये बात बोली जाती है कि एक पंक्ति में 6 लोग बैठे हैं जिन सबका चेहरा नॉर्थ की तरफ था या ईस्ट की तरफ था या साउथ की तरफ था या वेस्ट की तरफ था, तो हमेशा एक बात याद रखना, कभी भी उस डायरेक्शन में फेस करने की कोई जरूरत नहीं है। एक सिंपल सा एक आसान कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं। जब भी कभी ऐसा सवाल आए कि नॉर्थ के अलावा किसी भी डायरेक्शन का यूज करे, तो आप कभी भी ईस्ट बोले तो ईस्ट में फेस मत करना, साउथ बोले तो साउथ में फेस मत करना, वेस्ट बोले तो वेस्ट में फेस मत करना। आप हर सवाल को ऊपर मान लेना, ठीक है। कैसे, मैं आपको यहां लिख के समझा देता हूं। सवाल में अगर बोले, यहां लिख के समझा देता हूं कि एक पंक्ति में 4 लोग नॉर्थ की तरफ फेस किए बैठे हैं, तो नॉर्थ तो ऊपर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो साउथ बोले तो बेटा साउथ को ऊपर मान लो, अगर वो ईस्ट बोले तो ईस्ट को ऊपर मान लो, अगर वो वेस्ट बोले तो सर वेस्ट को ऊपर मान लो। मेरा कहने का मतलब है कि एन ई एस डब्ल्यू किसी भी डायरेक्शन की बात करता है, आप हर डायरेक्शन के लिए इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना। सवाल जब आएंगे तो आपको आसानी से क्लियर करा दूंगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप हर कंडीशन में नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट चारों दिशाएं ऊपर मानना और सवाल को एक ही पैटर्न से सॉल्व कर देना। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। आपको हमेशा सवाल का आंसर वही निकलेगा जो रियल होता है। वो कंफ्यूज करने के लिए आपसे बोलेगा सवालों में, एक पंक्ति में 5 लोग बैठे थे जिन सबका चेहरा साउथ की तरफ था। जब साउथ की तरफ चेहरा होगा, इसका मतलब नीचे की तरफ चेहरा होगा, तो लेफ्ट राइट आपको परेशान करेंगे नीचे की तरफ देखने पर, क्योंकि जो लोग नीचे की तरफ देखेंगे उनका राइट लेफ्ट बदलेंगे, तो सवाल में उतना ही सवाल टफ होता चला जाता है। तो क्वेश्चन जो बनाता है वो हमेशा सवाल को ऐसे बनाने की कोशिश करता है कि बच्चा परेशान हो थोड़ा सा, और थोड़ा सा लेवल बढ़ाता चला जाता है। तो उसके लेवल को खत्म करने का सबसे बढ़िया तरीका, मैंने आपको एक बात समझाई है कि चाहे वो नॉर्थ बोले तो भी उसी तरीके से सॉल्व करो, चाहे वो ईस्ट बोले तो भी उसी तरीके से सॉल्व करो, चाहे वो साउथ बोले चाहे वो वेस्ट बोले, आप हर सवाल को नॉर्थ में ही फेस करके सॉल्व करना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत जहां होगी मैं बता दूंगा कहां पर दिक्कत होती है, तो कहां पर इस पॉइंट को हटाना है वो बता दूंगा मैं आपको। हर सवाल को ऐसे ही करना, आप सारे सवालों के आंसर एक ही तरीके से निकाल लेंगे। अगर वो सवाल में ये कहता है कि एक पंक्ति में 6 लोग बैठे थे जिन सबका चेहरा साउथ दक्षिण की ओर था, तो दक्षिण तो रियल में नीचे होता है, अगर नीचे देख के करूंगा तो सवाल थोड़ा सा टफ हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट राइट परेशान करेंगे। तो बेटा आप क्या करेंगे, ऊपर ही साउथ मान लेंगे। मान लिया ऊपर साउथ है और बिठाना शुरू कर दो, अपने आप सारे आंसर बन जाते हैं। क्योंकि जब हम ऊपर की तरफ बैठते हुए जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमेशा लेफ्ट राइट हमारे और इनके एक से होते हैं। मेरा राइट इधर तो इन सबका राइट इधर, मेरा लेफ्ट इधर तो इन सबका लेफ्ट इधर, तो सवाल आसान बन जाता है। तो सवाल को आसान बनाने के लिए हम हर बार इस कंडीशन का यूज करते हैं, इसलिए आप हर कंडीशन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। वैसे रियल में अगर मैं बात करता हूं तो यहां लिख देता हूं क्योंकि साउथ की कभी कभी जरूरत पड़ेगी। अगर मैं ऊपर की तरफ देखूंगा, नॉर्थ की तरफ, यहां लिख देता हूं बेटा, जब मैं नॉर्थ की तरफ देखूंगा तो ये हमारा राइट हैंड होगा और इधर हमारा लेफ्ट हैंड होगा, ठीक है बच्चे। लेकिन जब भी बच्चा कभी साउथ की तरफ देखेंगे, जब भी हम कभी साउथ की तरफ देखेंगे, ये तीर अलग से बना देता हूं साउथ वाला, जब भी हम कभी साउथ की तरफ देखेंगे ऐसे, अब ये चेहरा साउथ की तरफ हो गया, तो राइट लेफ्ट हमेशा बदल जाते हैं। इस साइड पे हमारा राइट हैंड आ जाएगा और इस साइड पर हमेशा हमारा लेफ्ट हैंड हो जाएगा। चेक कर लेना बेटा, ऊपर देखूंगा तो राइट इधर
और जब मैं नीचे की तरफ देखूंगा तो मेरा राइट इधर आ जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाता है। तो ये कंडीशन याद रखना, साउथ की तरफ देखने पर राइट लेफ्ट बदल जाते हैं, और नॉर्थ की तरफ देखने पर राइट इधर होगा, और साउथ की तरफ देखने पर राइट इधर होगा। तो ये कंडीशन अलग अलग हो जाती है, बच्चा इसमें बहुत परेशान हो जाता है। तो इस सब को दूर करने के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट यूज किया कि अगर आप ऐसे अलग अलग तरीके से सवालों को करोगे तो ये लेफ्ट राइट आपको बहुत परेशान करेंगे। तो उन सभी को, इन सबको खत्म करने के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट यूज किया। एग्जाम करके बेटा बाद में बताऊंगा, पहले पॉइंट टू पॉइंट समझ लो, ठीक है? क्या चीजें करानी है मैं बता दूंगा आपको, करा दूंगा। तो सारे पॉइंटों को खत्म करने के लिए हमने एक पॉइंट समझ लिया कि हर सवाल को आप नॉर्थ में मानते हो सवाल को करना, आप क्वेश्चन को बेटा आसानी से समझ पाएंगे। इसके बाद सवाल शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक पॉइंट पता होने चाहिए, कुछ बेसिक पॉइंट होने चाहिए, पता होने चाहिए। पहले हम उन बेसिक पॉइंटों को समझ लेते हैं, उसके बाद टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो पहला बेसिक पॉइंट ये रहा आपका, इन सभी पॉइंटों को समझते चलो, क्योंकि जब तक ये पॉइंट नहीं आएंगे तब तक बेटा आप सवालों को नहीं कर सकते। पहला पॉइंट कहता है, पॉइंट नंबर 1, ऐसे कुछ 9 से लेके 10 पॉइंट होंगे। अगर आपने ये 9 से लेके 10 पॉइंट सारे समझ लिए तो आप ये मान के चलें कि सिटिंग का हम हर सवाल आसानी से कर सकते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट को हम प्रॉपर तरीके से बैठा सकते हैं। पहला पॉइंट, ए बी के दाएं बैठा है पंक्ति में। जब भी पंक्ति का सवाल आएगा हमेशा याद रखना, सवाल कहता है सर ए बी के दाएं बैठा है, तो सबसे पहले हमने पंक्ति बनाई, ए बी के दाएं बैठा है, ए इज सीटेड टू द राइट ऑफ बी। तो पहले ए बैठेगा या बी बैठेगा, जल्दी से बता दो बेटा। ए बी के दाएं बैठा है तो पहले हम ए को बिठाते हैं या बी को? कोई बच्चा कमेंट बॉक्स में बताएगा, पहले हम ए को बिठाएंगे या बी को? पहले हम ए को बिठाएंगे या बी को? बिल्कुल बेटा बी को। हमेशा एक बात याद कर लो, ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं हमेशा, क्योंकि इन्हीं से सारे सवाल सॉल्व खत्म होंगे। अगर आपने ये सीख लिए तो आप ये मान लो क्वेश्चन की स्पीड उतनी तेज कर लेंगे। ऐसे पॉइंट कभी भी आए तो सबसे पहले हमेशा उस बच्चे को बिठाया जाता है जिसके पास के लिखा होता है। ए बी के दाएं बैठा है, ए इज सीटेड टू द राइट ऑफ बी, क्योंकि जिसके पास द राइट ऑफ बी जिसको बोलेगा उस बच्चे को हमेशा पहले बिठाया जाएगा, क्योंकि हमेशा लेफ्ट राइट उसी का देखा जाता है। तो सबसे पहले किसको बिठाएंगे हम? बी को। हमने बी को बिठाया, बी को सबसे पहले बिठा दिया बेटा। अब उसने बोला है कि बी के राइट हैंड पर कौन है? ए, तो बी का राइट किधर होगा? जिधर हमारा राइट उधर ही बी का राइट, तो मेरा राइट इधर तो बी का राइट भी इधर ही होगा। तो इस पॉइंट पे बेटा ए मिल जाएगा और ये सवाल बिल्कुल करेक्ट इस तरीके से बन जाएगा। तो जब भी कभी भी ये छोटे छोटे पॉइंट आएंगे तो इन पॉइंटों को जितनी आसानी से समझ लोगे उतनी स्पीड से हमारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। सारे बच्चे समझते रहना, क्योंकि ये पॉइंट आना बहुत जरूरी है। अगर ये पॉइंट नहीं सीखे तो उस क्वेश्चनों में बहुत दिक्कत हो सकती है। तो ए बी के दाएं बैठा है तो सबसे पहले बी को बिठाओ, उसके बाद राइट पर राइट बोले तो राइट पर ए कर दो, लेफ्ट बोले तो लेफ्ट बिठा दो। सेकंड पॉइंट लेफ्ट वाला है, लेफ्ट वाला भी समझ लो। सवाल कह रहा है सर कि पी क्यू के बाएं बैठा है, लेफ्ट बैठा है, पी इज सीटेड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। तो सबसे पहले बेटा कौन बैठेगा? सर सबसे पहले क्यू बैठेगा। अब यहां क्यू पहले बैठेगा। अब क्यू के बाईं ओर जाना है बेटा, बाईं ओर लेफ्ट जाना है, तो लेफ्ट किधर होगा? भाई मेरा लेफ्ट जब इधर है तो क्यू का लेफ्ट भी इधर ही होगा और इस जगह पे बेटा पी मिल जाएगा। ये इसका लेफ्ट हो गया, ये इसका राइट हो गया। तो जैसे जैसे सवाल बोलता जाएगा हम वैसे वैसे सवालों को सॉल्व करते चले जाएंगे, ठीक है? तीसरी बात कहता है आर एम के दाएं तीसरा है, तीसरा चौथा इस तरीके के सेंटेंस आ जाए। करने का तरीका, आर इज थर्ड टू द राइट ऑफ एम। किसके राइट पर? एम की। तो पहले बेटा एम बैठेगा, ये वाला। तो सबसे पहले बेटा एम को बिठा दो, एम को बिठाया। अगर सवाल में बोले कि आर एम के दाएं तीसरा है तो एम की, जब पहले के वाले बच्चे को बिठाते हैं ध्यान रखना, एम के दाया तो दाया उधर होगा। कौन से नंबर पे जाना है? तीसरा, थर्ड बोला है तो छोड़ के सीट काउंट की जाती है। 1 2 3 कौन मिलेगा यहां पे बेटा? आर। तो तीसरा बोले तो बेटा तीसरी सीट, देखो 1 हो गई है, 2 हो गई है, तीसरी। तीसरा बोले तो तीसरी सीट पर बैठा दो, चौथा बोले तो चौथी सीट पे बैठा दो, पांचवा बोले तो पांचवी सीट पे बैठा दो, कुछ नहीं बोले तो तुरंत बिठा दो। ये सीधे सीधे छोटे छोटे पॉइंट होते हैं। ये हर पॉइंट हर बच्चे को पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये पता नहीं होंगे इन्हीं पॉइंटों से मिलकर एक सवाल बन जाता है। सीधी सी बात है, जब ये बिठाना आएंगे तो हम सवालों को भी आसानी से कर लेंगे, ठीक है? तो कहीं पर भी बोले कि आर एम के दाएं तीसरा है, आर इज थर्ड टू द राइट ऑफ एम,
तो सबसे पहले एम को बिठाया और एम के राइट पर जाऊंगा तीसरे नंबर पर, तो छोड़ के सीट गिनी जाती है 1 2 3, तीसरे पर हमारा आर बन जाएगा। ठीक है बच्चे, अगला पॉइंट समझ लेते हैं। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि एन ओ के बाएं दूसरा है। बढ़ाओ पंक्ति को, पहले कौन बैठेगा बेटा, एन इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, पहले कौन बैठेगा बेटा, ओ। तो इसका मतलब सबसे पहले ओ को बिठाओ और ओ का लेफ्ट किधर होगा बेटा, इस साइड पर होगा। तो ओ के बाएं दूसरा, तो जैसे ही बाएं दूसरा बोलेगा तो देखो छोड़ के सीट गिन लेना, 1 और 2, कौन मिलेगा यहां पर बेटा, एन दूसरा, ये दूसरा हो गया, इसको लेफ्ट बोलते हैं और ये वन हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये दूसरी सीट हो जाएगी। ठीक है, तो ओ सॉरी एन ओ के बाई दूसरा है, तो सबसे पहले ओ को बिठाया और ओ के लेफ्ट हैंड की तरफ आएंगे, दूसरा बोला तो दूसरी सीट पे जाके हमने एन को बिठा दिया। बात सभी को समझ में आई? तो चाहे दूसरा बोले, चाहे तीसरा बोले, चाहे पांचवा बोले, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उस बच्चे को छोड़कर बाकी सीटें पांचवा छठवां जो भी बोलेगा सीट गिन लेंगे और आपका आंसर आसानी से बन जाएगा। 4 पॉइंट क्लियर हुए, 5वां पॉइंट पढ़ते हैं। पॉइंट 5 कहता है ए बी का पड़ोसी नहीं है। ये बात सबसे खतरनाक होती है। पॉइंट कर देता हूं, ये बातें सारे बच्चे, ये बातें सारे बच्चे, ये बातें सही से समझ लेंगे क्योंकि ये लाइनें बहुत परेशान करती हैं। स्टार बना दिए मैंने, स्टार बना दिए बेटा, इन स्टारों को सारे बच्चे समझ लेंगे, इन स्टारों को सारे बच्चे समझ लेंगे। ये पॉइंट सभी बच्चे बेटा सही से समझेंगे क्योंकि ये पॉइंट सबसे ज्यादा परेशान करेंगे। ए बी का पड़ोसी नहीं है। देखो आपके एग्जाम में कभी भी कोई नेगेटिव लाइन आए तो आप तुरंत समझ लेना बेटा, जो नेगेटिव लाइन आती है वो सवाल का लेवल को अप करने के लिए आती है, परेशान करने के लिए आती है। क्योंकि नेगेटिव लाइन का कोई मतलब तो होता नहीं है, सवाल में कोई यूज तो उनका होना नहीं है, बस एक एक्स्ट्रा ऐसी लाइन आ जाती है जिसको जो कंडीशन होती है एक तरीके से। नेगेटिव लाइन का मतलब होता है कंडीशनल लाइन। तो नेगेटिव लाइन ये कहती है कि उस कंडीशन को माइंड में रखते हुए सवाल को करना है। आपको जो क्वेश्चन करना है वो ए बी का पड़ोसी नहीं है। पड़ोसी का मतलब है उसके पास नहीं होना चाहिए। और किसी व्यक्ति के 2 पड़ोसी होते हैं, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला। सिटिंग अरेंजमेंट में हमेशा हर बच्चे के 2 पड़ोसी होंगे। जब भी मैं ए का पड़ोसी की बात करूंगा तो ए के कितने पड़ोसी होते हैं, 2, एक राइट वाला एक लेफ्ट वाला। तो पड़ोसी की जिसकी मना करे कि ए बी का पड़ोसी नहीं है, सिंपल सी बात, उसके पास लिखकर वो वैल्यू काट जरूर देना। अगर नहीं काटी तो लाइन आपको बहुत परेशान करेगी। ए बी का पड़ोसी नहीं है, तो मान लो आपका बी यहां बैठा हुआ है तो इसके 2 पड़ोसी होंगे, एक इधर और एक इधर। क्या करेंगे, छोटा छोटा ए लिखेंगे। मान लो एक ए यहां लिख दिया और एक छोटा सा ए यहां लिख दिया और दोनों जगह पर ऐसे कट लगा देंगे जिससे आपको पता रहे कि कौन किसका पड़ोसी नहीं है। अगर आपने ऐसे कट नहीं लगाए तो समझ लेना बेटा ये नेगेटिव जितनी भी लाइनें सवाल में आती हैं, ये लाइनें बेटा एक तरीके से वायरस होती हैं। ये बहुत खतरनाक वायरस होती हैं। आपके क्वेश्चन में अगर नेगेटिव लाइन आ गई तो समझ लेना अगर आपने इस लाइन को इग्नोर कर दिया तो ये इतना बड़ा वायरस होती है कि आपके सवाल को खत्म कर देगी, आपको सॉल्व नहीं होने देगी। अगर आपको अपना सवाल आसानी से सॉल्व करना है तो नेगेटिव लाइन को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका, लिखकर काट जरूर दो जिसके पड़ोसी की बात करेंगे। ठीक है बच्चे, तो दोनों तरफ लिखकर काट जरूर देंगे बेटा, काट जरूर देंगे बेटा। डाउट कैसे सॉल्व करें, डाउट सॉल्व करने के लिए बेटा थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है ना। डाउट सेशन में ही डाउट सॉल्व हो पाएंगे, है ना। कौन से टॉपिक में डाउट रह रहे हैं अभी आपके? अतुल बेटा कौन से टॉपिक में डाउट है? अतुल, चलो कुछ करते हैं डाउट सेशन के लिए भी, कुछ ना कुछ इसके लिए प्लान करते हैं ना। कुछ बच्चों की प्रैक्टिस सीट के बाद में जो डाउट बनती है उनके लिए भी कुछ ना कुछ प्लान करते हैं। बाकी क्लास को इसलिए मैं एक दिन में एक ही टाइप कराता हूँ प्रॉपर तरीके से, इसलिए धीमे धीमे से ही कराता हूँ, एक एक पॉइंट सारे बच्चों को क्लियर होता चला जाए, डाउट नहीं बचे।
पूरा क्लास खत्म होने के बाद में ऐसा कोई सा भी पॉइंट नहीं बचता जहां से समस्या बने, लेकिन फिर भी बच्चों के एक दो सवाल बन जाते हैं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ पॉइंट करते हैं। ठीक है, पहले पॉइंट समझ लेते हैं। तो कभी पर भी अगर नेगेटिव लाइन की बात करता है, कहीं पर भी बेटा अगर नेगेटिव लाइन की बात करता है, तो आप लिखकर प्रॉपर उसे काट देना। जिसके पास जो नहीं बैठा उसके पास लिखकर काट देंगे। जैसे बोले राहुल श्याम का पड़ोसी नहीं है, तो श्याम को बिठाकर उसके पास में दोनों तरफ राहुल को लिखकर उसे काट दो, उसे प्रॉपर तरीके से बेटा काट दिया जाएगा। ठीक है, तीसरी बात, पॉइंट नंबर 6 को समझते हैं। पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है? ए बी और सी के बीच में बैठा है, तो इस लाइन को भी समझ लेते हैं। ए बी और सी के बीच में बैठा है, इसका मतलब है ए तो सर बीच में है, किस किस के? बी और सी में। तो बी सी बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं और बी सी बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं। हम कैसे माने कौन सा सही है? तो उसने बोला ए बी और सी के बीच में बैठा है, ए बी और सी के बीच में बैठा है, इस बात का मतलब होता है बेटा कि ए तो दोनों के बीच में है, ए तो बेटा दोनों के बीच में, लेकिन बी पहले आएगा या सी पहले आएगा, इस बात को समझ लो बेटा। सारे बच्चे बेटा कोई भी अब कमेंट नहीं करेगा, ध्यान रखेंगे, कोई भी बच्चा कमेंट नहीं करेगा, क्योंकि सारे बच्चे जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको तो पढ़ नहीं रहे हो आप। क्लॉक की बात कर रहे हो, डायरेक्शन की बात कर रहे हो, तो डाउट तो बनेगी ही। जिस चीज को कराया जा रहा है आप उसे समझोगे नहीं, दूसरी बातें करोगे, तो डाउट तो सीधी सी बातें बननी है, क्योंकि आपका पढ़ने में मन तो है नहीं। आप लगातार पढ़ा, मैं सेटिंग रहा हूं, आपके डाउट आ रहे हैं क्लॉक में, तो आप जब क्लॉक के डाउट, जब ये सेटिंग खत्म हो जाएगी तो फिर सेटिंग के डाउट आपके दूसरे टॉपिक में आना शुरू हो जाएंगे। तो जिस बच्चे के डाउट दूसरे दूसरे टॉपिक में आएंगे, तो उसके साथ तो ये समस्या हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि आप जिस टॉपिक को समझाने की कोशिश की जाती है उस टाइम पे समझते नहीं हो। सेटिंग अभी चल रहा है तो आप सेटिंग को अभी समझ नहीं रहे हो, आपको टेंशन हो रही है डायरेक्शन के डाउट कैसे होंगे। तो जब डायरेक्शन के डाउट चल रहे थे तब तुमने डायरेक्शन के डाउट नहीं पूछे, तब तुम क्लॉक के डाउट पूछोगे, तो ऐसी समस्या आएंगी। तो ये समस्या जिंदगी में बेटा बनी रहेंगी ऐसे। तो फिर तो जो टॉपिक चलता है आप उस टॉपिक को पढ़ा करो, उसमें जितने डाउट है उसके साथ साथ नहीं पूछ सकते हो। आज के सेटिंग के डाउट अब तुम 10 दिन बाद पूछोगे, जब कैलेंडर टॉपिक चलेगा उसमें जाके पूछोगे, तो दिक्कत मुझे भी होगी ना, तो आपके साथ साथ दूसरे बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी दिक्कत होगी। कुछ इतने समझदार बच्चे होते हैं जो अभी सेटिंग चल रहा है तो हम सेटिंग नहीं समझेंगे, अभी हम क्लॉक के डाउट को समझेंगे, तो न तो हम क्लॉक के रहते न फिर सेटिंग के रहते, हम दोनों तरफ फेल हो जाते हैं फिर। तो ऐसी कंडीशन पैदा मत किया करो कि आपके समझ में न सेटिंग ही आए न क्लॉक ही समझ में आए, सारे पॉइंट खराब हो जाए, ऐसी स्थिति पैदा मत किया करो। अगर सेटिंग चल रहा है तो माइंड सेट कर लो 100% कि सेटिंग में जितना सोच सकते हो उतना सोचो। कल सोच लेना, रात में सोच लेना, कल आके फिर दोबारा पूछ लेना। अभी 3-4 दिन हम सेटिंग के साथ हैं, तो जब 3-4 दिन सेटिंग चलेगी तो सेटिंग के डाउट जितने क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो, टॉपिक शुरू हो जाएगा। वैसे ही जितने सारे डाउट साथ साथ पूछना शुरू कर दो। अभी नहीं डाउट पूछेंगे, सेटिंग के डाउट पूछे जाएंगे जब कैलेंडर टॉपिक चलेगा तब। तो ये सब चीजें नहीं आनी चाहिए, है ना, एक साथ वही पूछेंगे। और अगर किसी को दिक्कत भी है तो जो क्लासेस सेव हो जाती है वहां पर भी पढ़ सकते हो। पता नहीं कहां से बार बार मुझे एक ही चीज समझानी पड़ती है। तो ए बी और सी के बीच में बैठा है, तो ए हमारा बीच में है किसके? बी और सी के, तो हमने बी और सी के बीच में बैठा लिया। लेकिन बात समझने वाली सर ये थी कि हम कैसे जाने कि बी पहले आएगा या सी पहले आएगा, बी पहले आएगा या सी पहले आएगा, हम कैसे जाने? तो बेटा हमेशा याद रखना, पॉइंट नंबर 6 कहता है, पॉइंट नंबर 6 कहता है बच्चे कि इनमें बेटा कभी भी बी सी की सीट फिक्स नहीं होती। इसमें जो फिक्स होता है केवल एक ही सीट फिक्स होती है कि ए बीच में है, बीसी की सीट फिक्स नहीं होती। तो इनके ऊपर हम एक तीर लगा देते हैं। इस तीर का मतलब बच्चे होता है, इस तीर का मतलब बच्चे होता है कि बी और सी अपनी सीट बदल सकते हैं, बी और सी अपनी सीट बदल सकते हैं। ठीक है बच्चे, एक कंफर्म दोनों के बीच में है, लेकिन बीसी कंफर्म बीच में नहीं, बीसी किनारे पर ऐसे नहीं हो सकते। हो सकता है बी सी आगे हो या हो सकता है बी पीछे हो। तो ऐसी कंडीशन में बेटा हम क्या करते हैं, बी और सी के ऊपर एक एरो लगा देते हैं। उस एरो का मतलब होता है, उस एरो का मतलब होता है कि उस एरो का मतलब होता है कि इन दोनों की सीटों को आपस में चेंज किया जा सकता है, इन दोनों की सीटों को आपस में चेंज किया सकता है। तो जब भी कभी पॉइंट नंबर 6 आए, इसको बेटा बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि अब जितने भी पॉइंट आएंगे सारे लॉजिकल पॉइंट होंगे, ये बहुत काम के पॉइंट हैं। जो बच्चे इनको नहीं समझ पाते हैं वो फंस जाते हैं। तो ऐसा पॉइंट कभी भी बोले कि राम श्याम और दीपक के बीच में बैठा है, तो बीच वाला तो फिक्स बीच में है, किनारे वाले कभी फिक्स नहीं होते एक लाइन में। तो उनको फिक्स मानने का एक सबसे बढ़िया तरीका होता है
उनके ऊपर बेटा क्या लगा देते हैं हम, ये तीर, इस एरो को लगा देते हैं। इस एरो का मतलब बता देता हूं क्या, इस एरो का मतलब होता है कि दोनों की सीट फिक्स नहीं है, जरूरत पड़ी तो हम इनको बदल सकते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे, क्वेश्चन में आपको साफ साफ क्लियर हो जाएगा। सर पॉइंट 5 समझा दीजिए। पॉइंट 5 कहता है ए बी का पड़ोसी नहीं है, ए बी का पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब होता है ए इज नॉट द नेबर ऑफ बी, तो बी के पास में ए नहीं बैठना चाहिए। तो हमने सबसे पहले मान लो यहां पर बी बैठा है, कहीं पर भी बी, जहां पर भी हो सवाल के हिसाब से बी अगर यहां पर है तो बी के पास एक पड़ोसी हमारा इधर होगा, एक पड़ोसी इधर होगा, दोनों जगह हमने ए को लिख के काट दिया है, ए हमारा पास में नहीं आ सकता है ना। तो ये पॉइंट नंबर 5 बहुत खतरनाक पॉइंट है तो सिंपल, लेकिन ये सवाल को बहुत लॉजिकल बनाता है, इसलिए सारे बच्चे याद रखेंगे कि जब भी कभी ये नेगेटिव लाइन आए तो लिख के काट जरूर देना। पॉइंट 6 क्लियर हो गए सभी बच्चों के। पॉइंट नंबर 7 पे पहुंचते हैं। पॉइंट नंबर 7 कहता है ए सी का पड़ोसी है, ए सी का पड़ोसी है। तो अगर पड़ोसी की बात करता हूं बेटा, ए सी का पड़ोसी है, तो इस बात का मतलब होता है कि ए किसका पड़ोसी है सर, सी का। तो जब भी सी का पड़ोसी बोलेगा तो बेटा पड़ोसी इधर भी हो सकता है और पड़ोसी इधर भी हो सकता है, तो ए इधर भी आ सकता है, ए इधर भी आ सकता है। कंफर्म नहीं है तो तीर से क्लियर कर लेंगे कि ए को किसी एक सीट पर मान लेंगे, हो सकता है ए इधर बैठा हो या हो सकता है ए इधर बैठा हो, किसी एक सीट से हम सवाल को शुरू कर लेंगे, पर ऊपर एरो जरूर लगा रहेगा। एरो का मतलब होता है कि अभी ए की सीट फिक्स नहीं है, ए हमारा पहले भी हो सकता है, ए हमारा बाद में भी हो सकता है। इस बात का हमें एग्जैक्ट क्लियर नहीं है कि ए पहले आएगा या बाद में आएगा, आगे सवालों में पता चलेगा कि पहले होगा या बाद में होगा। बिल्कुल बेटा, बी सी आपस में सीट बदल सकते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 तो सरल था, आराम से हो गया होगा। पॉइंट नंबर 8 और पॉइंट नंबर 9 ये बहुत लॉजिकल टू पॉइंट है, इन्हें सारे बच्चे समझ लेंगे एक बार में। देखो कुछ सेंटेंस जो और से कनेक्ट होने वाले सेंटेंस आते हैं, तो इनको मैं तीर से समझा देता हूं जिससे बहुत आसान बन जाएगा। और का मतलब सर एंड होगा और जो का मतलब सर हु होगा। इनसे कभी भी कोई कनेक्ट सेंटेंस आ जाए, ये दो डबल लाइन के सेंटेंस होते हैं। ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ वी हु इज सीटेड टू द लेफ्ट ऑफ सी, ए बी के दाएं तीसरा है जो सी के बाएं बैठा है। तो जब भी कभी जो से कनेक्ट हो, जो का मतलब हु, या और से कनेक्ट हो, और का मतलब एंड, इनसे कनेक्ट होने वाला सेंटेंस कभी भी आ जाए तो बेटा करने का तरीका, ए बी के दाएं तीसरा है, पहले हम बिठाते हैं, ए बी के दाएं तीसरा है तो हमने क्या किया, बी बिठाया, और बी का दाया एक दो तीसरा, तीसरे पे बेटा ए को बिठा दिया, तीसरे पे बेटा ए को बिठा दिया। बात समझना, ए बी के दाएं तीसरा है, बी की बात कर रहा है, ए बी के दाएं तीसरा है, पहले इतना सॉल्व कर लिया करो, जो सी के बाएं बैठा है। तो जब भी कभी कोई सेंटेंस जो से कनेक्ट हो और जो के बाद जो भी लाइन दे रखी होती है पीछे, वो हमेशा उस बच्चे की होती है जिसके पास के लिखा होता है, इस व्यक्ति के लिए होगी, हमेशा याद रखो। इसका मतलब हु, जब भी कभी कोई पॉइंट हु के बाद जो भी लाइन कनेक्ट होगी वो हमेशा पास वाले के लिए होती है, बी के लिए होगी। इंग्लिश में ऐसे समझ लो और हिंदी में बेटा ऐसे समझ लेंगे, ठीक है, जिससे लाइनें अपने आप क्लियर रहेंगी, ठीक है। जो सी के बाएं बैठा है तो सी के बाएं बेटा कौन बैठा है, बी की बात हो रही है, बी की बात, तो हम जो को काट कर, अगर हमें सवाल को आसान समझना हो तो जो को काट कर यहाँ बी भी लिख सकते हो, क्योंकि ये बात बी के लिए की जा रही है। इस हु को काट दो तो बी इज सीटेड टू द लेफ्ट ऑफ सी, अपने आप सवाल समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो जो सी के बाएं बैठा है तो सी के बाएं कौन बैठा है बेटा, बी, तो बेटा सी को यहां बैठा देंगे, ये सी के जस्ट बाएं बैठ गया, ये सी के जस्ट बाएं बैठ गया, लेफ्ट हैंड पे बैठ गया। सवाल की लाइन कुछ ऐसे बनेगी, चेक कर लो, तीर से समझा दिया है, जिन्हें हमेशा याद रखेंगे, हमेशा याद। हु का मतलब होता है जस्ट नियर, बिल्कुल बेटा सही समझे, हु का मतलब होता है जस्ट नियर वाला, जस्ट पास वाला। ऐसी एंड का मतलब होता है सर दूर वाला, एंड का मतलब दूर वाला। अगर एंड से कोई भी लाइन कनेक्ट है तो उसके बाद जो भी लाइन होगी हमेशा सेकंड बच्चे के लिए होगी, जो जो दूर होगा उस बच्चे के लिए होगी, ठीक है। तो P इज द फोर्थ टू द राइट ऑफ Q, तो Q के राइट पे बैठा दो, Q के दाएं चौथा बेटा P होगा, तो Q हमने यहां बैठाया, 1 2 3 4, चौथे पे P बिठा दिया, चौथे पे P बिठा दिया, चौथे पे हमने P बिठा दिया, P Q के दाएं चौथा है यहां तक कर दिया, और R के बाएं बैठा है, तो और का मतलब बेटा कौन, तो और को काट के हम P लिख सकते हैं, क्योंकि ये बात P के लिए कही जा रही है, क्योंकि ये वाली बात बेटा P के लिए कही जा रही है। क्योंकि जब भी कभी कोई सेंटेंस एंड से जुड़ेगा तो वो हमेशा पहले वाले बच्चे के लिए होगा जो आगे आपका आगे लिखा होगा बच्चों, ठीक है। तो एंड टू द राइट ऑफ, टू द लेफ्ट ऑफ आर, जो सॉरी और आर के बाएं बैठा है, तो आर के बाएं कौन बैठा है बेटा,
पी की बात हो रही है, इस पी की बात हो रही है, तो ये आर के बाएं होना चाहिए, तो आर हमारा इस साइड पर आ जाएगा, तो ये आर का इधर क्या हो जाएगा बेटा, बायां हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई, दोनों पॉइंट समझ में आ गए। पॉइंट नंबर 8 और पॉइंट नंबर 9 ये तीर से समझा दिए मैंने, ये सारे बच्चे बेटा अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि ये लाइन आपके एग्जाम में अगर आ गई तो ये इसी तरीके से समझी जाएंगी। समझ में आ गया सारे बच्चों को? अगर कभी भी हु से कनेक्ट हो तो जस्ट पास वाला, और से कनेक्ट हो तो दूर वाला, ये दो बातें याद रखना, आप सवालों को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, कर लेंगे सारे बच्चे। एक का सवाल करके दिखा देता हूं ऐसा, उसके बाद प्रैक्टिस हम लगातार कल करेंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, एक सवाल बेटा सभी बच्चे जल्दी से कर देंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने के बाद आज की क्लास में हमने प्रॉपर तरीके से सारे पॉइंट समझ लिए, कल की क्लास में बैक टू बैक प्रैक्टिस चलेगी और सवालों को आसानी से करना शुरू कर देंगे। पहला सवाल जल्दी से कर दो। आपके सामने एक फर्स्ट सवाल है, एक पंक्ति है जिसमें 5 बच्चे बिठाने थे, 5 बच्चों को बिठाना था। पंक्ति में हमेशा एक बात याद रखेंगे, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पंक्ति में 5 लोग हैं तो 5 सीट ऐसे बना देंगे, उसके बाद सवाल सॉल्व करते हैं। तो एक नॉलेज दे देता हूं आपको, कभी भी पंक्ति वाला सवाल आए पहले से बेटा कभी भी सीट मत बनाना। जो बच्चे पहले से सीट बना देते हैं समझ लो उनका सवाल कहीं ना कहीं फंस जाएगा। सवाल करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि पंक्ति वाले सवाल में कभी भी पहले से सीट मत बनाना, पंक्ति बना लो, सीट ऑटोमेटिक बनती है। एक बच्चा होगा एक सीट बना लेगा, दूसरा आएगा दूसरी बना लेगा, तीसरा आएगा तीसरी बना लेगा, जितने बच्चे होंगे क्वेश्चन में उतनी सीट ऑटोमेटिक बनेगी। अगर आपने पहले से बना दी तो सवाल फंस जाएगा। सारे बच्चे बेटा जल्दी से इस क्वेश्चन को कर दें। प्रियंका बेटा उन पॉइंटों को दोबारा रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, सारे पॉइंट कहीं नहीं गए, सारे पॉइंट हमारे पास लिखे हैं। पहले इस सवाल को जल्दी से सॉल्व कर दो। पॉइंट 8 और पॉइंट 9 ये और डिटेल में चलेंगे, टेंशन मत लो, क्योंकि अभी इतनी जल्दी समझ में नहीं आएंगे वो। पॉइंट नंबर 8 और पॉइंट नंबर 9 आपको परेशान करेंगे, तो मुझे पता है मैं किस कहां समझाऊंगा, उन्हें समझा दूंगा। उससे पहले इस सवाल को जल्दी से सॉल्व कर दें। सारे बच्चे बेटा जल्दी से बताएं। 5 व्यक्ति एक बेंच पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे थे। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। सबका फेस नॉर्थ की तरफ था, सबका फेस नॉर्थ की तरफ था। जब नॉर्थ की तरफ फेस होगा तो कोई दिक्कत नहीं आती है ना। एस आर के ठीक बाएं, देखो साफ साफ कह रहा है, इतनी लाइन पढ़ा करूं, एक लाइन में बेटा एक लाइन पढ़ा करो। एस इज इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ आर, तो आर के ठीक बाएं है, तो हमने सबसे पहले आर को बिठाया। आर के बाएं कौन बैठ गया बेटा, एस बैठ गया, देखो ये बैठ गया। तो हमेशा एक एक पॉइंट पढ़ते जाओ, सिटिंग करते चले जाओ, जितने लोग होंगे ऑटोमेटिक बन जाएंगे। बस एक गलती कभी मत कर देना सिटिंग अरेंजमेंट में, पंक्ति वाले सवालों में, कि पहले से सारी सीट बना लो। 5 लोग हैं तो 5 सीट पहले से ड्रॉ मत कर देना। अगर आपने 5 सीटों को ड्रॉ पहले से कर दिया उसके बाद बैठाना शुरू किया तो आप इस बात को जज नहीं कर सकते कि किस सीट से सवाल की शुरुआत होगी, आप फंस जाएंगे। इसलिए सवाल को आसान बनाने के लिए मेरी सबसे बड़ी और सबसे लाइन और मेन बात है वो याद रखना कि पंक्ति वाले क्वेश्चन में कभी भी पहले से सीट नहीं बनाई जाती, पहले से नहीं बनती, सीट ऑटोमेटिक बनती है। जितने लोग होंगे उतनी सीटें ऑटोमेटिक बन जाएंगी और आपका सवाल खत्म हो जाएगा। ठीक है, 5 लोग हैं तो 5 सीटें अपने आप बनेंगी, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। एस आर के ठीक बाईं ओर है तो आर के ठीक बाईं ओर हो गया, और बी के ठीक दाईं ओर है। एस की बात हो रही है और बी के ठीक दाईं ओर है तो बी के जस्ट राइट हो गया। तो एस की बात हो रही है, आर के लेफ्ट हैंड पर है और बी के राइट हैंड पर है। यही सवाल में कहा गया था, हमने 3 सीटों को बना के कर दिया बेटा। सभी बच्चों का पॉइंट क्लियर हुआ? तो 3 लोग बैठ गए बेटा आसानी से, अब 2 और बचे, 2 अपने आप बैठ जाएंगे। आगे पढ़ लेते हैं बेटा, क्या कह रहा है। एम आर के दाईं ओर है, साफ साफ कह रहा है बेटा, एम इज टू द राइट ऑफ आर। तो आर का राइट किधर होगा बच्चा, इधर, तो इधर कौन बैठेगा बेटा, एम। तो हमारा एक सीट और बढ़ गई, हमारी यहां पर एम आ गया। ठीक है, आगे कहता है बेटा कि एम आर के दाईं ओर है, टी आर और एम के बीच में है, टी आर और एम के बीच में है। तो आर और एम के बीच में कौन आ जाएगा बेटा, टी। तो उसने साफ साफ बोला टी इज बिटवीन आर एंड एम, तो आर और एम के बीच में टी को बिठा दो। तो यहां हमारा बीच में ये हमारा टी बैठ जाएगा, ये हमारा टी बैठ जाएगा, इस तरीके से दोनों के बीच में। बात सभी को समझ में आ गई? पूछ क्या रहा है बेटा, तो टी के ठीक दाएं कौन है, टी के जस्ट राइट एंड पर। उसने साफ साफ हमसे पूछ लिया है कि हु इज द इमीडिएटली टू द राइट ऑफ टी, तो टी के जस्ट राइट पे कौन है बच्चा, एम है। तो ये इस सवाल का करेक्ट आंसर बन जाता है। तो इससे आसान सवाल नहीं बन सकता। अगर बिल्कुल आसान सवाल आएगा तो सवाल कुछ इस तरीके से बनेगा और आप वहां पर अपना आंसर आसानी से बता सकते हैं। ठीक है बच्चों।
कर पाएंगे सारे बच्चे? सारे बच्चे कर सकते हैं। तो इस तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन बनेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन आपको बेटा प्रॉपर तरीके से करने हैं। तो आज की क्लास में हमने केवल पॉइंट समझे हैं और एक सवाल को मैंने जनरली सॉल्व करना सिखा दिया है। ये पॉइंट जितने भी मैंने आज आपको दिए हैं, ये सारे पॉइंट मैंने आपको कराए। बच्चे कह रहे हैं सर 8 और 9 को दोबारा समझा दो। दोबारा समझाने से पहले मैं आपको आज एक HW दूंगा। HW बेटा ये है कि जितने मैंने 8 पॉइंट कराए बेटा, ये 8 पॉइंट आप प्रॉपर तरीके से दोबारा पढ़ेंगे और इनको दोबारा से समझेंगे। आज का HW ये है कि ये जितने भी 8 पॉइंट है, ये जो 8 पॉइंट है 1 से लेके 8 तक, ये सारे पॉइंट दोबारा पढ़ना और 9 पॉइंट तक इनको अपने माइंड से करने की कोशिश करना। हर पॉइंट को मैंने सबके डायग्राम बनाए, आप ये डायग्राम अपने स्तर से बनाएंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। कल जब आएंगे आप, तो ये आपको 8 पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होने चाहिए। कि अगर आपने ये 8 पॉइंट समझ लिए सही थे, तो आप समझ लो सिटिंग अरेंजमेंट के सारे सवालों को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, एक सवाल में HW में आपको दूंगा, इस सवाल को आप घर से करके लाएंगे। ये आपके लिए HW वर्क होगा आज का। एक ही सवाल आपको HW दिया जाएगा, इस सवाल को आप घर से करेंगे। ठीक है, तो एक सवाल मैंने आपको HW में दिया है और 9 पॉइंट थे, वो 9 के 9 पॉइंट आपको समझने हैं। कल सारे 9 के 9 पॉइंट पढ़कर आएंगे। 9 पॉइंट अगर कोई पॉइंट परेशान करेगा तो उस पॉइंट को मैं दोबारा से कल फिर समझाऊंगा, उसके बाद सवाल कराऊंगा। ठीक है, तो पहले आप अपने माइंड से समझेंगे, क्योंकि जब तक आप अपना माइंड नहीं लगाएंगे तब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो आज के 2 HW है, एक सवाल करना है आपको ये वाला HW में, और 9 पॉइंट है, 9 के 9 पॉइंट के डायग्राम आप अलग से पढ़कर आएंगे सारे बच्चे। अगर उसके बाद भी समझ में नहीं आएगा तो सबसे पहले मैं उस पॉइंट को समझाऊंगा। पहले ही बता देना कि सर ये वाला पॉइंट हमारे पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आया, उस पॉइंट को समझाते हुए उसके बाद टॉपिक पे चलेंगे। तो आज की क्लास में हमने केवल पॉइंट और रूल समझे। कल से प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे हमारे, और बैक टू बैक हम क्वेश्चन लगाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।